कहां तक हुआ था? यही होना था क्या? कहा था डीसी मोटर का गति नियंत्रण शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए। कौन मोटर के लिए? अच्छा, पहला है आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन विधि? आर्मेचर नियंत्रण विधि क्या कहता है? कहता है इस विधि द्वारा नियत लोड यानी फिक्स लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। अगर आप आर्मेचर में छेड़छाड़ करोगे तो अब ऐसी बात है, सामान्य गति जितनी होती है उससे कम गति करोगे कि ज्यादा गति करोगे? ये हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी नियंत्रित करना मतलब उसको पीछे लाना, ना कि आगे ले जाना। फिर कहता फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण मतलब ये जो चला फील्ड जनरेट करने वाला है, ये कॉइल, इसी कॉइल को नियंत्रित करेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को कम कर दे, तो गति अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर होता है BIL sin थीटा। तो इसको कम करोगे तो अपने ना कम हो जाएगा। कहता ये विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता हो। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, चला कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वहां मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता है, अगर तो वहां पर हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। सामान्य नॉर्मल गति उससे ज्यादा गति अगर आपको चाहिए तो वहां पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को बढ़ा देते हैं। वाइंडिंग को बढ़ा देंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो बल ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? ज्यादा लगेगा तो आपका मोटर तेजी से घूमेगा। सीरीज मोटर के लिए, ये किस मोटर के लिए चला? ये सीरीज मोटर है। आई देखो यहाँ डाइवर्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डाइवर्टर करंट को डाइवर्ट करेगा। करंट को क्या करेगा? ये जो लोड सप्लाई से जो हम करंट देंगे ना, वो इधर खाली जाता था, ये डाइवर्टर लग गया तो इधर बन जाएगा। इससे भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, इसमें विद्युत शक्ति की अधिक खपत होगी, इसलिए इसका उपयोग कम क्या नहीं है होता है। फील्ड डाइवर्टर विधि, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति की कम गति, फील्ड डाइवर्टर अधिक गति के लिए। सप्लाई वोल्टेज बताओ, सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित कर लेंगे। हाँ दिया हुआ है ऊपर, फाइनल है वो, भेजो ना। खाली देख लेना, कल वाला नहीं कर दिया, गोल घेरा हुआ वाला था, टिक मारा हुआ नहीं, देख लेना एक बार। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, चला सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि से मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। कैसे? आप देखे होंगे रेगुलेटर लगाकर, रेगुलेटर लगा के वोल्टेज को कम ज्यादा कर देते हैं तो स्पीड कम ज्यादा हो जाता है। बोलेंगे पंखा में, पंखा भी एक प्रकार का मोटर है। कहते हैं इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा, ये चला बताओ, रेगुलेटर कम करता है गति को, गति को जितना बिना रेगुलेटर के चलाओ जितनी गति होगी, रेगुलेटर लगा के आप उससे कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप बिना रेगुलेटर के डायरेक्ट चलाइए तो डायरेक्ट चलाइएगा सामान्य गति तो जितनी गति होगी उससे ज्यादा रेगुलेटर कभी नहीं कर सकता। उससे क्या करेगा? कम कर। इसको, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा कम गति के लिए किया जाता है। जैसे कहां पर? पंखा में। फील्ड टैपिंग, टैपिंग समझते हो? ऐसा होता है टैपिंग, ये टैपिंग है। अगर यहां से इनपुट दिए और यहां से आउटपुट ले लिए तो कम रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ, और यहां से इनपुट दिया यहां से आउटपुट लिए तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसी को हम टैपिंग करते हैं। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा और कम होगा चला करंट भी कम ज्यादा होगा। कहते हैं इसमें फील्ड वाइंडिंग के लपेटे को परिवर्तित करके मोटर की गति को क्या कर दिया जाता है? इन लपेटों को परिवर्तित करके कम या ज्यादा करके मोटर की गति को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। फिर कहता सीरीज पैरेलल विधि, इसमें गति का नियंत्रण फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट कर किया जाता है, एक सीरीज में, एक किसमें? पैरेलल में। वॉर्ड लियोनार्ड विधि, सब विधि चला बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। इससे दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति प्राप्त की जाती है। दोनों दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में। वॉर्ड लियोनार्ड विधि एक वोल्टेज नियंत्रण विधि, इसको हाईलाइट कर लो, कभी कोई पूछता है। वॉर्ड लियोनार्ड विधि कौन विधि है? चला वोल्टेज नियंत्रण विधि है। फिर कहता है स्टार्टर, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर इज जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। स्टार्टर इज जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। उसका काम क्या है? प्रारंभ में अधिक आवेश प्रवाहित करवा देना कि कम प्रवाहित करना? अधिक कर देगा तो चला किसी को 1.5 गुना चाहिए, किसी को 5 गुना चाहिए तो मिल जाएगा। बोलेंगे इसमें स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को कम रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे उचित बैक ईएमएफ विकसित हो जाता। बताओ जब धीरे धीरे आप रोटेशन को बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे ही ना बैक ईएमएफ बढ़ेगा। बैक ईएमएफ तो जितनी ज्यादा गति होगी उतना ज्यादा फ्लक्स कटेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। बोलेंगे पता ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ ये नया वाला है, वाइनबर्ग परीक्षण है। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी पढ़ा देंगे। तब तक यहाँ देखो ना, वाइनबर्ग परीक्षण भी एक्चुअली यूज नहीं होता, लेकिन उसका भी पढ़ा देंगे। अगर 2 बिंदु वाला स्टार्टर, 3 बिंदु वाला स्टार्टर, 4 बिंदु वाला स्टार्टर। अब ये स्टार्टर है चला अलग अलग बिंदुओं पर यूज किया जाता है। 3 बिंदु वाले स्टार्टर से, 3 बिंदु स्टार्टर से डीसी शंट मोटर चलाया जाता है। कौन मोटर चलाया जाता है? मोटर 3 प्रकार के, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। बोला नहीं, यानी कंपाउंड, कंपाउंड में 2 हो गया, वो क्यूमुलेटिव हो गया, वो डिफरेंशियल हो गया। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट व कंपाउंड दोनों मोटर के लिए उपयुक्त होता है, याद करना होगा। 2 पॉइंट स्टार्टर द्वारा उच्च गति सुरक्षा डीसी शंट मोटर को नहीं प्रदान की जा सकती है। किसके द्वारा? 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कुंडली को शंट द्वारा परिपथ से हटा दिया जाता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में यह क्या होता है? जुड़ा होता है। होल्डिंग कुंडली वो होता है जो चला एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है, मतलब जोड़ता है और तोड़ता है, उसी को हम होल्डिंग कुंडली कहते हैं। पता इसमें ओवरलोड तथा वोल्टेज सुरक्षा की व्यवस्था भी शामिल होती है, मतलब ओवरलोड अगर होगा तो लोड को कम कर देगा। अब वोल्टेज के प्रति भी सेफ्टी होता है, अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो हम कैसे अपने परिपथ को बचा लेंगे? उसके लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिर पता चला 3 बिंदु तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग केवल शंट तथा कंपाउंड मोटरों के स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्ट का कार्य आर्मेचर परिपथों को में क्या डालना है? प्रतिरोध डालना है। जितना ज्यादा प्रतिरोध डालेगा चला धारा का प्रवाह उतना कम होगा, बैक ईएमएफ भी उतना कम होगा। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए हम बोले तो क्या करेंगे? पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। या तो चुंबकीय क्षेत्र बदल दो, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है तो गति ये है, और चुंबकीय क्षेत्र ये कर दोगे तो गति ये हो जाएगा। बोलेंगे या धारा की दिशा बदल दो, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव।
आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होने के कारण डीसी मोटर की सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है। एक ही स्टार्टर, लेकिन कहीं कहीं डबल स्टार्टर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं पर स्टार्टर नहीं भी चाहिए होता, जैसे थ्री फेज में बिना स्टार्टर के भी चलता है, क्योंकि चला उसका मैग्नेटिक लेंथ फोर्स अपने बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां बिना स्टार्टर के भी चलता है। जब वहां जाएंगे तो बात करेंगे। डीसी मोटर की क्षतियां मेनली चला ये अब जो है सिंगल पॉइंट स्टार्टर, डबल पॉइंट स्टार्टर इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन क्षति से चला क्वेश्चन पूछवे करेगा, ताम्र क्षति से, लोह क्षति से और यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति इसलिए होगा क्योंकि ये घूमने वाला पार्ट होता है, इसमें कौन पार्ट होता है, ताम्र क्षति कॉइल में होगा और लोह क्षति क्रोड में होगा, किसमें होगा। अब देखो ये कहता है चला ताम्र क्षति, कौन क्षति, अब देखो चलो हमने आपको कहा था कि क्षतियां तीन प्रकार की, यांत्रिक क्षति तो हो गया चलने के कारण, ये चलो हम तीसरा वाला क्षति पढ़ा रहे हैं। क्षति तीन प्रकार, मेनली दो प्रकार का, ताम्र क्षति, एक होता है ताम्र क्षति और एक होता है चला लोह क्षति। एक होता है ताम्र क्षति और एक क्या होता है लोह क्षति। तो ताम्र क्षति और लोह क्षति की अगर हम बात करें, गौर फरमाइएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, गौर फरमाइएगा। यहां भी हम लोग कॉइल लपेटते हैं, यहां भी हम लोग कॉइल लपेटते हैं। कॉइल किसका होता है, तो चला ये जो कॉइल होगा यहां भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। हम ये कह सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल और फील्ड वाइंडिंग में उपस्थित कॉपर में जो क्षति होगा उसे हम कॉपर क्षति यानी ताम्र क्षति कहते हैं, ठीक है। और आर्मेचर क्रोड, क्रोड मतलब जिस पर ये लपेटा हुआ है, याद आ रहा है ना, आर्मेचर क्रोड तथा मैग्नेट, ये भी तो सिलिकॉन इस्पात का होगा, में जो क्षति होगा उसे लोह क्षति। लोह क्षति दो प्रकार का, एक हिस्टेरेसिस क्षति, एक चला हिस्टेरेसिस क्षति और एक होता है भंवरधारा क्षति। अच्छा बता, लोह क्षति जो होता है ये नो लोड लॉस है कि लोड लॉस है, अब तो चला लोड लॉस है, और आयरन लॉस जब कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है दक्षता महत्तम हो जाता है। अगर लेमिनेशन आप कर दीजिएगा तो भंवरधारा क्षति का मान और हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम होगा कि ज्यादा, क्रोड का अगर लेमिनेशन कर दीजिएगा तो लॉसेस कम होगा कि ज्यादा। देखिए चला जी, एक तो एक कॉइल तो यहां लपेटा हुआ है, लपेटा हुआ है में फील्ड वाइंडिंग के लिए, ये यहाँ आर्मेचर, यही आर्मेचर है, एक आर्मेचर में यहां लपेटा हुआ है। ये दोनों जगह जो लॉस होगा वही ना कॉपर लॉस होगा, बोलेंगे। और कहता ताम्र क्षति, यह वैद्युतिक शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर, कहां आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेस के संपर्क प्रतिरोध के कारण, ब्रश भी तो चला हाई वोल्टेज वाला कॉपर का होता है, ब्रश को तो छोड़िए, कम्यूटेटर भी तो कॉपर का बना होता है, तो जहां जहां कॉपर है वहां कॉपर लॉस हो जाएगा। बोलिए, इसके देखो ये हमेशा ध्यान रखना चला कि कॉपर लॉस में करंट देते हैं, इसमें करंट देने के कारण ये गर्म होता है, क्या होता है, करंट देने के कारण ये क्या होता है चला, तो गर्म होता है, तो यहाँ पर H बराबर I स्क्वायर RT जनरेट होता है, जनरेट होता है, H बराबर I स्क्वायर RT जनरेट होता है। अब H बराबर I स्क्वायर RT क्या होता है चला, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये, क्या है ये, क्या है ये, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी क्या है चला, इक्वाइल है ना, इसमें जब आप करंट दीजिएगा ना तो इसके चारों तरफ हीट जनरेट होगा। जैसे आप नाइक्रोम के कॉइल में जब करंट देते हैं हीट जनरेट होता है, तो वैसे ही चला जब इसमें करंट दीजिएगा ना तो इसके चारों तरफ हीट जनरेट होगा। जूल चचा कहते हैं किसी प्रतिरोधी तार में, किसमें, किसी प्रतिरोधी तार में, जैसे जिसका प्रतिरोध होगा कॉपर के तार में नहीं, नाइक्रोम के तार में, चांदी के तार में नहीं, किसके तार में, किसके तार में, नाइक्रोम के तार में। एक मिनट चला, हाँ और ये कितने की, हाँ ओके। कहते हैं चला, हमने कहा आपको प्रतिरोधी तार कौन सा चला, तो प्रतिरोधी तार की अगर हम बात करें चला जी, तो वैसा तार जो करंट के जाने का विरोध करे, करंट के जाने का विरोध करेगा। हम चला दोनों चैप्टर किससे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, 30 से 35 मिनट लगेगा, और तब जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग लेवल का हो। लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करके समझने की कोशिश करिए, जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं एक बार और पढ़ाएंगे अगले चैप्टर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें, धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। हमने कहा अगर कोई तार प्रतिरोधी तार है, कौन तार है, कोई सा तार जिसमें करंट का प्रवाह करें और वो करंट के प्रवाह का विरोध करें, तो करंट के प्रवाह का अगर वो विरोध करेगा तो उसमें हीट जनरेट होगा,
जनरेट होगा। और अगर हीट जनरेट होगा चला तो वो जूल चाचा कहते हैं अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करोगे ना और उस विद्युत धारा का प्रवाह करोगे प्रतिरोध गुण के कारण कुछ समय के बाद उससे H मान निकलेगी, समझे? जिसको हम लोग H बराबर I स्क्वायर R T कहते हैं। T को अगर हम एकांक मान ले, T को हम क्या मान ले? एकांक मान, तो इसको हम I स्क्वायर R कहेंगे। तो इसको हम I स्क्वायर R लॉस मतलब हो गया गर्म होने का लॉस। I स्क्वायर R लॉस अगर कहीं पर लिखा हुआ चला इसका मतलब गर्म होने का लॉस। कौन होने का लॉस? अगर कोई तार गर्म होता है उसके कारण जो लॉस होता है उसी को हम लोग I स्क्वायर R लॉस कहते हैं। T को साइलेंट मानते हैं, T को मान लेते हैं 1 सेकंड, कितना सेकंड? तो I स्क्वायर R लॉस जो होगा चला वो गर्म करेगा कि ठंडा करेगा? कहते हैं इसकी गणना किसकी गणना? कॉपर लॉस की। कॉपर में तो करंट देते हैं, जहां जहां कॉइल है वहां करंट है, बोलवे नहीं करे। अरे चला ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, इसके बीच में जो ये कॉइल है, ये कॉइल में ही ना करंट देते हैं, बोलो नहीं? कहते हैं इसकी गणना I स्क्वायर R से किया जाता है, जहां I चालक में प्रवाहित धारा और R उसका क्या है? प्रतिरोध। I स्क्वायर R का मतलब कितनी गर्मी उत्पन्न हुआ, बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं चला बताओ ये लोड पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बताओ क्रूड लोड पर डिपेंड करेगा, लो क्षति लोड पर डिपेंड है। कहता है इसकी गणना I स्क्वायर R से किया जाता है, जहां I चालक में प्रवाहित धारा तथा R उसका क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, इतना मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका जो मान है चला लोड के बदलने के साथ बदलता है, क्योंकि ये लोड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। लोड पर डायरेक्टली क्या करता है? डिपेंड करता है, इसलिए लोड परिवर्तन के साथ इसका मान भी क्या होता है? बदलता है। फिर लो क्षति, पता लो क्षति जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग में होगा कि क्रूड में होगा? क्रूड में होगा, पता ना। कहते हैं लो क्षति आर्मेचर तथा फील्ड के क्रोडों में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति को लो क्षति कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? एगो हिस्टैरिसीस लॉस, एगो पावर धारा क्षति, एगो हिस्टैरिसीस लॉस, एगो पावर धारा क्षति। इन हिस्टैरिसीस लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? बार-बार ऑन ऑफ करने के कारण जो लॉस होता है, बोले नहीं? कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। फार्मूला होता है WH = eta Bm to the power 1.6 into F into B। eta हिस्टैरिसीस गुणांक है, Bm अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F फ्रीक्वेंसी है और V कोर का क्या है? आयतन। हिस्टैरिसीस क्षति बताओ, ये हिस्टैरिसीस क्षति में कहीं पर तापमान है? ये चला हिस्टैरिसीस नियतांक है, ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फ्रीक्वेंसी है, V कोर का आयतन है, कहीं तापमान है? इसका मतलब हिस्टैरिसीस क्षति तापमान पर निर्भर, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर पता है हिस्टैरिसीस क्षति तापमान पर निर्भर नहीं करता। हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए बताओ, अगर हम इसको कम करना चाहें चला तो हिस्टैरिसीस नियतांक को अगर हम कम कर देंगे तो कम नहीं हो जाएगा? तो कहते हैं चला जी हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए कौन हिस्टैरिसीस गुणांक के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या हो गया? नहीं खत्म कैसे हो जाए? टेक्निकल इशू। अरे यार ऐसे मत बोले, चला गड़बड़ा जाएगा मामला। ये बोर्ड खराब होगा मेरा दम सूख जाता है। 4 लाख रुपया चला तुरंत देना पड़ेगा। हाँ हाँ करता है, गारंटी वारंटी खत्म, 1 साल का रहता है। चाइनीज तो इंडिया में कहाँ बोर्ड बनता है? चाइनीज चाइनीज ऐसे बोलने लगता है, पटना में गांधी घर के पास फैक्ट्री है, ताइवान से आता है। ताइवान में 29,000 रुपया मिलता है। भारत में चला लगभग 80% पार्ट्स ऐसे हैं जो भारत में बनते ही नहीं है, कहीं नहीं, पूरे भारत में हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लगभग चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। लोग कह देता है फलाना कंपनी इंडियन है, इंडियन कंपनी जरूर है, वो असेंबलिंग करता है पार्ट्स, लेकिन सब जो है ना उधर से आता है। हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए हम कम हिस्टैरिसीस नियतांक का प्रयोग करते हैं। बता ईडी धारा क्षति यही होगा, WE = Bm² F² T²। ये भी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता। हिस्टैरिसीस नियतांक Bm जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F फ्रीक्वेंसी है और T लेमिनेशन की क्या है? मोटाई है। ईडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्रोड को क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। क्रोड को लेमिनेट करना मतलब उसमें कुचालक पदार्थ का परत चढ़ाना, कि सुचालक पदार्थ। अधिकतम उपकरणों में डैम्पिंग समझते हैं, अप डाउन डैम्पिंग जो है वो भवर धारा के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यांत्रिक क्षति क्या होगा चला? घूमने के कारण वायु घर्षण के कारण बियरिंग में अधिकतर जितना भी घूमने वाला पार्ट है उसके कारण जो क्षति होगा वही यांत्रिक क्षति है। पता चला आर्मेचर में वायु के घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली जो यांत्रिक क्षति है उसे हम कौन क्षति कहते हैं? यांत्रिक क्षति कहते हैं। ये सब तो पहले जैसा ही है, पिछला चैप्टर में यही फॉर्मूला था। स्ट्रेट क्षति बराबर क्या होता है? लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। नियत क्षति बराबर होता है लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। अस्थिर क्षति बराबर आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। कुल क्षति बराबर होता है नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। सेम फॉर्मूला है जो पिछला चैप्टर में था, वही ना है, सेम टू सेम। यहाँ भी सेम है, व्यावसायिक दक्षता बराबर होता है यांत्रिक दक्षता गुणा वैद्युतिक दक्षता। मोटर की अधिकतम दक्षता कब होगी? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर सबकी अधिकतम दक्षता तब होगी जब ताम्र क्षति लो क्षति के क्या होगा चला? जब ताम्र क्षति लो क्षति के बराबर होगा तो कहेंगे दक्षता अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा?
सिर्फ मोटर नहीं, जनरेटर नहीं, ट्रांसफार्मर भी, जितना भी टाइप का मोटर है, जितना भी टाइप का जनरेटर है, जितना भी टाइप का ट्रांसफार्मर है, सबकी दक्षता होगी महत्तम जब आयरन लॉस हो जाएगा कॉपर लॉस के बराबर। और फुल लोड कंडीशन पर अधिकतम दक्षता से कब चलेगा? जब हानि जो है वो न्यूनतम होगा कि अधिकतम? फुल लोड पर चल रहा है, अधिकतम दक्षता से कब चलेगा? जब हानि न्यूनतम होगा। बोलेंगे डीसी मोटर की अवस्था ज्यों की त्यों रखने पर, मतलब ज्यों का त्यों मतलब जैसे कहते हैं आप डीसी मोटर को बहुत दिनों तक छोड़ दीजिएगा तो उसकी दक्षता कितना % से कम हो जाती है? डीसी मोटर की अवस्था ज्यों का त्यों रखने पर दक्षता 50% से कम हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पता यदि किसी पृथक उत्तेजित मतलब समझ रहा ना, बाहर से उत्तेजना देंगे तो बाहर से डीसी तो भी देंगे, अरे इस टाइप का था ना, ऐसा 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 यहां से देंगे, ये ना पृथक उत्तेजित है। पता यदि किसी डीसी मोटर यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, डीसी मोटर यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के, ये डीसी मोटर ये ना है, इसके सप्लाई टर्मिनल को पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन की दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? लेकिन अगर डीसी पृथक उत्तेजित है, पृथक उत्तेजित जो कॉइल है इसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे तब कोई असर पड़ेगा? तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसी ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव बनाना आसान होता है, इसलिए आसान होता है चला अल्टरनेटिंग करंट होता है। जितना भी एसी ड्राइव है उसको बनाना मुश्किल है, डीसी ड्राइव डीसी मोटर को बनाना आसान होता है। पॉइंट ऐड हुआ है कुछ कुछ देखें तो ऐसे ही पीपीटी बना है, इसी में है। अच्छा कोई बात है, जो पढ़ नहीं है उसको पढ़ लेते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसको कल फिर पीपीटी ऐड करके पढ़ा देंगे। क्या एसी ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव को बनाना क्या होता है? चला आसान। ऐसे भी चला जितना भी डीसी सप्लाई वाला होता है ना मोटर, वो सब कम वोल्टेज वाला होता है। डीसी सप्लाई हमारे यहाँ 660 वोल्ट तक अवेलेबल है, ऐसी सप्लाई चला 33,000 वोल्ट तक अवेलेबल है। तो एसी सप्लाई वाला जितना भी यंत्र है उसको बनाने की अपेक्षा डीसी सप्लाई वाला मोटर बनाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। होता है सभी प्रकार के मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो इंडक्टेंस होता है, हमने कहा जब कॉइल को लपेटों में बदल दिया जाता है तो उसे इंडक्टेंस कहते हैं, प्रेरक कहते हैं, पीछे में लिखाए भी है। जब कॉइल को लपेटों में बदल दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। तो बताओ मोटर में तो पूरे में कॉइल लपेट लेना रहता है, इसलिए हम कहते हैं सभी प्रकार के मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण और इंडक्टेंस अथवा इंडक्टेंस, इसी को प्रतिकर्षण भी कहते हैं अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तभी डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्विनबर्ग जो परीक्षण छोड़े हैं, स्विनबर्ग परीक्षण का उपयोग किया जाता। डीसी मोटर में ब्रेक टेस्ट, बताओ ब्रेक टेस्ट मतलब चला कि कितना बल लगा देंगे तो डीसी मोटर रुक जाएगा। उसके लिए हम लोग कम स्पीड पर चेक करेंगे कि ज्यादा स्पीड पर चेक करेंगे। चेक अगर करना होगा तो कम स्पीड पर चेक कर लेंगे कि अगर मान लो 10 आरपीएम यानी 10 रोटेशन पर मिनट घूम रहा है तो इतना बल लगा देंगे तो रुक जाएगा। तब मान लो 10 न्यूटन का बल लगा देंगे तो रुक जाएगा। इसका मतलब जब 20 न्यूटन से 20 आरपीएम से घूमेगा तो 20 न्यूटन का बल लगाना होगा, तो कम पर लगा के चेक करेंगे कि 1000 आरपीएम पर घुमाकर तब रोक कर देखेंगे। पता है डीसी मोटर में ब्रेक टेस्ट कम एचपी वाले मोटरों के लिए करते हैं, ज्यादा उसी को दुगुना करके अगर 1 एचपी को रोकने के लिए इतना लगा तो 2 एचपी को रोकने के लिए इतना लगेगा। बोलेंगे द नेक्स्ट वन इज किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टार्टर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। कहता कोई भी मोटर कितना तेजी से करंट लेगा उसे डिपेंड करेगा चला उसके अंदर में कितना विरोध हो रहा है। अगर विरोध ज्यादा है तो उतना तेजी से करंट नहीं ले पाएगा, अगर विरोध कम है चला, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट कम लेगा, अब प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा लेगा। तो डिपेंड करेगा ना कि उसमें जो कॉइल लगा हुआ कितना विरोध है। एल्युमिनियम का कॉइल लगा दूंगा तो कम विरोध, ज्यादा विरोध करेगा कम करंट लेगा। बोलेंगे ये कहता इंटरपोल, इंटरपोल मतलब पोल के बीच में पोल, इंटरपोल बोलते हैं। कहता इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। जितना भी चला ये पोल है, मान लो ये इंटरपोल हम लोग लगा दिए, ये 2 पोल है, इसको इंटरपोल हम लगा दिए, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है। अब करंट जो हम इसको देते हैं तो वही करंट इसको भी ना देना पड़ेगा, यहाँ जो कॉइल होगा। ये सब श्रेणी क्रम में होते हैं, किस क्रम में होते हैं? यहाँ चला जो करंट हम देते हैं आर्मेचर कॉइल को देते हैं तो वही करंट जो है वो चल जाता है किसको? इंटरपोल के वाइंडिंग को। बोलेंगे इस सब आपस में किस अवस्था में होते हैं? कहता है इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग मतलब पोल के ऊपर जो वाइंडिंग किया हुआ है, इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग किस क्रम में होते हैं? डीसी मोटर में ओवरलोड के कारण ओवरहीटिंग होगा। पता चला लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, मोटर गरमाएगा नहीं गरमाएगा, ओवरलोड के कारण ओवरहीटिंग होगा। भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है और उस मोटर को चालू करने से पूर्व एयर ब्लोअर के द्वारा गर्म हवा प्रदान कर पूरी तरह से सुखाना क्या होता है अनिवार्य, क्योंकि चला अगर भीग गया है तो शुद्ध जल तो होता नहीं है, जल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धि रहता है, वो अशुद्धि उसका विद्युत का चालन कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बोलेंगे तो ब्लोअर के द्वारा उसको क्या कर देना चाहिए? सुखाना। ऐसी एसी ब्रेकिंग पद्धति जिससे उसका विद्युत का चालन कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बोलेंगे तो ब्लोअर के द्वारा उसको क्या कर देना चाहिए? सुखाना। ऐसी एसी ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को पुनः आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है उसे पुनर्योजी ब्रेकिंग कहते हैं। पता है ऐसी ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को पुनः आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है, मतलब अगर करंट हम ब्रेक करने के लिए जो करंट हमारे आर्मेचर को दिए, ये करंट यहाँ से मेंस से गया और फिर ये करंट घूम के मेंस में आ गया। मेन समझता है ना? मेन मतलब लाइन, 3 चीज होता है, वो लाइन है, वो फेज, वो न्यूट्रल। बोलेंगे एक होता है लाइन, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। तो कहता है इसी ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को पुनः आपूर्ति मेंस में ही भेजा जाए, यहाँ पुनः ब्रेकिंग में जितना करंट लगे, रोकने में जितना करंट लगे, उसके बाद पुनः इस करंट को मेंस में सप्लाई में भेज दिया जाए, इसी को हम पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली कहते हैं। चला डीसी मोटर का आरंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कम रहेगा कि ज्यादा? कम रहेगा तो जल्दी करंट लेगा, ज्यादा रहेगा करंट लेगा, इसलिए एल्युमिनियम का कॉइल रहेगा जल्दी करंट नहीं लेगा, जबकि कॉपर का कॉइल रहेगा तो जल्दी करंट लेगा। बोलेंगे यदि डीसी पाथ तो पथ मतलब पैरेलल पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवंधन व्युत्क्रमणीय हो तो यह विपरीत दिशा में चलेगा। चला जी, अगर आप टर्मिनल को पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिएगा तो विपरीत दिशा में चलेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दीजिएगा तो मोटर की गति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी।
आपका टाइप बार फरमाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। हमको ही बताइए, अभी तो पढ़े ना, तो आपको लगा याद कैसे रहेगा, एक बार सुन लीजिए चला तो याद रहता है। आप बोलिए कैसे देखें, हम बताते हैं। हमको ही बताइए, आर्मेचर जो करंट लेगा तो कम प्रतिरोध रहेगा, ऊपर बढ़िया से करंट लेगा कि ज्यादा प्रतिरोध? कम प्रतिरोध, पक्का पक्का। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई चेंजिंग नहीं करे और इसका स्पीड जो है ऐसे घूम रहा है ऐसे घूमने लगे, तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। डाउट बोलेंगे। अगर हम मोटर की बात करें तो बताइए कॉपर लॉस जो होता है लोड लॉस है कि नो लोड लॉस? लोड लॉस है। आयरन लॉस नो लोड लॉस है। कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, दक्षता मात्रा हो जाएगा। बोलेंगे आयरन लॉस दो प्रकार का होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है ईडी धारा क्षति। बोलेंगे एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है पावर धारा क्षति होता है। और कहते हैं, गौर फरमाइएगा, डीसी मोटर का आरंभिक प्रतिरोध जो होगा उसका जो प्रतिरोध होगा कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, तब ना चला तेजी से करंट लेगा। अच्छा बताओ, आर्मेचर कॉइल और फील्ड वाइंडिंग जो करंट सप्लाई के साथ होगा सीरीज में होगा कि पैरेलल में? इसमें होगा। फिर पता चला ब्रेकिंग पद्धति में जो ब्रेकिंग करने के लिए हम करंट देंगे मेन से, फिर मेन से में चल जाएगा तो हम कौन ब्रेकिंग कहेंगे? कौन ब्रेकिंग कहेंगे? अब भारी वर्षा हो गया है, हम चला फिर मोटर को भीग गया है, मोटर को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लोअर जानते हो ना, ब्लोअर से सुखा देंगे तभी ना फिर अपना स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। बोलेंगे अगर ज्यों का त्यों रख देंगे चला मोटर को, तो कितना परसेंट दक्षता कम होगा? कितना परसेंट? आप ओवरलोड हो जाएगा तो ओवरहीट होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा मोटर तो ओवरहीट हो जाएगा, ओवरहीट होकर जल जाएगा। बोलेंगे फिर पता चला इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है ये सीरीज में होगी आर्मेचर के साथ कि समानांतर में? कितनी मोटर द्वारा ली गई धारा जो होगी चला वो डिपेंड करेगा उसमें कितना विरोध उत्पन्न हो रहा है। वो जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेट देते हैं तो उसी को हम लोग चला इंटरपोल के इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंडक्टेंस कहते हैं। एसी ड्राइव बनाना आसान है कि डीसी? एसी ड्राइव बनाना मुश्किल है क्योंकि एसी का वोल्टेज हाई होता है और डीसी का वोल्टेज लो होता है। आपको कहेगा एसी मोटर बनाना आसान कि डीसी मोटर? डीसी मोटर बनाना क्या है आसान? बता, अगर पृथक उत्तेजित है, ये पृथक उत्तेजित है, अगर इसके टर्मिनल को बदल देंगे तो इसकी गति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? लेकिन अगर इसके टर्मिनल को बदल देंगे, अगर हम चला इसके टर्मिनल को बदल देंगे तो गति पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, पक्का पक्का। तो चला बताइए, अगर हमने कहा क्षति कितने प्रकार के? 3 प्रकार, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति तो चला जहां जहां घर्षण होगा वहां वहां यांत्रिक क्षति होगा, नहीं होगा? अब बताओ, अगर हम करंट जो देंगे वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना विरोध है। अगर भीग गया है मोटर तो क्या करेंगे? ब्लोअर से सुखा देंगे, ज्यों का त्यों रखा गया तो 50% दक्षता कम। बोलेंगे अगर टर्मिनल को बदल देंगे तो गति बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये सब चला बहुत आसान है, कंडीशन सप्लाई की आप एक बार के बदला दोबारा सुनते हैं, एक बार आपको कह दिया क्वेश्चन है, बताइए मोटर भीग गया है क्या करेंगे? अगर सुखा देंगे तो ऑप्शन है फेंक देंगे, कवाड़ी में भेज देंगे, अपने देखने से लग जाएगा फेंकना है, कवाड़ी में बेचना है कि ब्लोअर से सुखा देना। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।